Hello everyone, welcome to my channel. I am a chemistry lecturer and मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, स्पेशली 11th-12th क्लास में. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. आज हम पार्ट 1 लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, विच इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, बहुत मतलब मुश्किल नहीं होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. काफ़ी बच्चों को लगता है कि डिफ़िकल्ट है या समझ में नहीं आ रही है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, कन्फ्यूजन्स होता है बहुत सारी रिएक्शंस में, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. तो आज हम सिर्फ इस फर्स्ट वीडियो है क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सो बिल्कुल बेसिक करेंगे कि बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है और कार्बन की क्या भूमिका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? तो बेसिकली ये एक ब्रांच होती है. ठीक है, केमिस्ट्री आपको पता है केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं. एक आपके पास होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, एक आपके पास होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन अनदर वन और लास्ट वन यू हैव फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? कार्बन और उसके कंपाउंड्स जो वो हाइड्रोजन्स के साथ बनाता है मेनली. ठीक है, फिर हाइड्रोजन्स कई बार रिप्लेस हो जाते हैं कुछ अदर एलिमेंट्स से, एटम से, जो ऑक्सीजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर या हेलोजन्स हो सकते हैं. कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं मेनली, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोल देते हैं. ठीक है, उनकी स्टडी, उनका बिहेवियर, उनके प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनको स्टडी करने के लिए जो ब्रांच बनाई गई है केमिस्ट्री की, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एवरीथिंग अराउंड अस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, आपकी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स हैं, देन प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, all of them are made up of organic compounds. ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमसे अलग नहीं है. इवन हमारी बॉडी के अंदर और आउटसाइड आवर बॉडी, इन आवर सराउंडिंग्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. इनके बिना तो लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकती. ठीक है, देन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हम मिनरल्स और रॉक्स के अंदर पाए जाने वाले जो मटेरियल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं. ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया या आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं. ओके, देन फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली आप लोग पढ़ते हो फिजिकल फिनोमिनास के बारे में. ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर जो होने वाले फिजिकल फिनोमिनास, लाइक रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे, थर्मोडायनेमिक्स, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं फिजिबल है. ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस, ये सब कुछ कहाँ आता है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, है ना. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या हैं? These are the compounds which are related to living things, just like plants, animals, and human beings. Okay, everything around us, everything inside our body is made up of, not everything but most of the things are made up of organic compounds. जैसे आपका ब्लड है, ठीक है, सो ब्लड के अंदर से अगर आयरन को हटा दो, ठीक है, आपको पता है हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर एक आयरन से मिलके बना होता है, वो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आयरन एक कॉम्पोनेंट होता है. अगर आयरन को आप निकाल दोगे तो रेस्ट ऑफ जो थिंग बच गई, वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ओके, देन प्रोटीन्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. विटामिन्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो लकड़ी, ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, देन फैब्रिक्स, जो हम फैब्रिक पहनते हैं, कॉटन है, रेयन है, ठीक है, या फिर एक्राइलिक है, डेक्रोन है, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं मेनली. ओके, ऑल द पॉलीमर्स, जितने भी आपकी स्किन जो होती है वो एक पॉलीमर है. ठीक है, वो नेचुरल पॉलीमर है. ऑलराइट, सो जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक्स के टेबल आते हैं, प्लास्टिक्स के आपके ये बोर्ड, स्विच बोर्ड्स आते हैं, ठीक है, आपके स्विचेस आते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, दे आर ऑल पॉलीमर्स. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे. देन मेडिसिन हैं, ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं हमारे जो जीवन को चलाए रखने में मदद कर रही हैं. वो दवाइयाँ क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, देन एंटी HIV ड्रग्स हैं. ठीक है, देन वी हैव एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, एनाल्जेसिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स हैं. दीज आर ऑल different types of medicine, different classes of medicines which are made up of organic compounds only. Okay, so organic compounds से हम अपने आप को अलग कर ही नहीं सकते. ठीक है, मेनली कहा जाता है कि कार्बन कंपाउंड जो होते हैं बेटा, वो कार्बन के बने होते हैं मेनली, जिसमें हाइड्रोजन एटम्स भी होते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही सिंपल जो एग्जांपल है, सिंपलेस्ट बोल सकते हैं, वो मीथेन है. ठीक है, CH4. ओके, तो इसमें क्या है? कार्बन है, देन 4 हाइड्रोजन एटम्स है. इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है.
ये इस तरीके का सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम डेली लाइफ में गो थ्रू करते हैं, लाइक पेट्रोल एंड डीजल। व्हाट आर दीज आर ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो क्या है, अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये फॉर्मूला है पेट्रोल का, जिसमें आप देख सकते हो कार्बन एटम्स भरे पड़े हैं, है ना, और हाइड्रोजन एटम्स उनके साथ, और कुछ आपको यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, मेनली कार्बन के बने होंगे, हाइड्रोजन के बने होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बने होंगे। अलॉन्ग विद दैट कुछ एटम्स आपको दिखेंगे ऑक्सीजन के, या फिर नाइट्रोजन के दिख सकते हैं, फोस्फोरस के दिख सकते हैं, या हेलोजेंस के दिख सकते हैं। हेलोजेंस में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इस टाइप के आपको एटम्स मिल जाएंगे। सो ये तो हमारा पेट्रोल था। देन हियर वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं। ये जो आपको यहाँ पर दिखाया नहीं गया ना पार्ट, ये कार्बन है, ठीक है। नॉर्मली जब आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे तो आप देखोगे कार्बन को हम डिनोट ही नहीं करते, मतलब कार्बन को हम दिखाते नहीं है स्ट्रक्चर में, हम इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये कार्बन है, ठीक है। अगेन कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद सम ऑक्सीजन एटम्स, ओके। ये आपका दवाई है एस्पिरिन, जो जिनको ब्लड प्रेशर्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या सर दर्द में आपने डिस्प्रिन नाम सुना होगा दवाई का, सो इसका एक डेरिवेटिव है, ठीक है। और आजकल जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको भी हम ये दवाइयाँ दे रहे हैं, डॉक्टर्स जो हैं सॉरी, वो दवाइयाँ दे रहे हैं एस्पिरिन। ये ब्लड को थिन करती है, ठीक है, उसको पतला करने में हेल्प करती है। तो अगेन इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये जो चीज़ हम नहीं दिखा रहे हैं जॉइंट्स पे, ये बेसिकली क्या है, कार्बन एटम है। ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। देन हीमोग्लोबिन, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, जो हमारे ब्लड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, ओके। सो ये हमारा स्ट्रक्चर है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, ठीक है। यहाँ पे बीच में आयरन है। अगेन ये जो अगर आयरन को हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। so, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इतनी भयंकर नहीं है जितनी भयंकर यहाँ पे दिख रही है, ओके। सो चलिए अब बात आती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता था बहुत बहुत पहले। बर्जीलियस थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो एक स्पेशल टाइप के फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही, मतलब एक स्पेशल टाइप का फोर्स होता है जिसकी प्रेजेंस में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और ये फोर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पाया जाता है, इसको मिस्टीरियस। तो उन्होंने कहा कि ये जो फोर्स है ना, ये मिस्टीरियस फोर्स है, ठीक है। कैसा फोर्स है, मिस्टीरियस फोर्स है, ओके। लेकिन लेटर ऑन उनकी जो थ्योरी थी उसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ा। रीजन क्या था डिस्कार्ड करने का, कि वोलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो अपनी लैब में काम कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, एक्सीडेंटली यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको खाद के तौर पे हम लोग खेतों में डालते हैं, वो उन्होंने प्रिपेयर कर दिया लैब में, ठीक है। यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कहाँ प्रिपेयर कर दिया, लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर दिया। इसका मतलब जो बर्जीलियस ने थ्योरी दी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए वाइटल फोर्सेस चाहिए जो लिविंग बींग्स के अंदर ही होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होते हैं, ये तो फेल हो गई, ठीक है। सो उनकी जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। हुआ क्या था लैब के अंदर, बेसिकली जो हमारे वोलर थे उन्होंने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है। वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो उन्होंने अमोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, और उसके अंदर पोटेशियम साइनेट डाल दिया। अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम साइनेट की कुछ रिएक्शन हुई जिससे प्रोडक्ट मिले उन्हें दो, अमोनियम साइनेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो अमोनियम साइनेट था इसको हीट कर दिया, ठीक है। ट्राइंगल जो होता है इसको हम इस ट्राइंगल का यूज हम करते हैं हीट को शो करने के लिए, कि हम लोग हीट कर रहे हैं रिएक्शन जो मिक्सचर है उसको। सो अमोनियम साइनेट है, ठीक है, इसको हीट कर दिया तो क्या बन गया, यूरिया बन गया, ठीक है। NH2CO NH2, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन है इसके अंदर, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटम्स है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे ही लेबोरेटरी में ये प्रिपेयर हो गया तो लगा कि भाई बर्जीलियस की थ्योरी तो गलत थी,
है ना। फिर उसके बाद और साइंटिस्ट हुए, उन्होंने और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनकी प्रिपरेशन की लैबोरेटरीज में, विच वाज सक्सेसफुल। और आज की तारीख में हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर ही सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। एल्कोहल्स को हम लैब के अंदर सिंथेसाइज कर रहे हैं, हम कीटोन्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं, पॉलीमर्स को हम सिंथेसाइज कर रहे हैं। जो प्लास्टिक है वो कहाँ बन रहा है? लैब। जो जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए, बैकेलाइट हो गया, पॉलीमर्स हो गए, पॉलीथिन्स हो गए, कहाँ प्रिपेयर हो रहे हैं? लैबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर हो रहे हैं। दैट मीन्स आर्टिफिशियली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जान लेते हैं कि कार्बन ऐसा एलिमेंट क्यों चूज किया गया कि जिसके कंपाउंड्स की स्टडी के लिए हमको अलग एक ब्रांच बनानी पड़ी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाई, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब यही तो होता है कि आप कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स उनकी स्टडी करो। ओके, सो रीजन ये है कि कार्बन जो है ना वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका एटम अपने ही तरह के दूसरे एटम के साथ जुड़ता चला जाए और लंबी चेन या ब्रांच्ड चेन की फॉर्मेशन कर दे, है ना। उसको क्या बोलेंगे? कैटिनेट कर रहा है, कैटिनेशन शो कर रहा है। तो सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसको कैटिनेशन बोलते हैं। कार्बन तो गजब है, कार्बन के पास इतनी यूनिक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की कि वो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ कैटिनेट कर सकता है, सेल्फ लिंकेज शो कर सकता है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर सकता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो जैसे पॉलीमर्स हमने पढ़ा, पॉलीमर्स क्या होते हैं? बेसिकली बहुत ज्यादा लंबी लंबी, मतलब लॉन्ग और ब्रांच्ड चेन होती है कार्बन एटम्स की, ठीक है। सो बिकॉज कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है और किसी एलिमेंट के पास इतनी ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, इतनी अच्छी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। सो पहला रीजन तो ये था कि भाई इसके पास कैटिनेशन की यूनिक प्रॉपर्टी, कार्बन के पास क्या यूनिक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, जिससे ज्यादा नंबर, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेम एटम्स के साथ ये कैटिनेट कर सकता है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था कि भाई इसके कंपाउंड्स के लिए हमको स्टडी के लिए अलग ही ब्रांच बनानी पड़ी कि कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विद एटम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बात कह रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है शेयरिंग, आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे बॉन्ड्स जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, है ना। सो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर ले, मतलब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के जो एटम्स उनके साथ, और आराम से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है, और इसीलिए इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स अगर ये बना लेता है तो उसकी स्टडी के लिए एक अलग ब्रांच की रिक्वायरमेंट तो होगी। जैसे अगर हम बताएं, मीथेन का एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ने मीथेन लिया था CH4, है ना, मीथेन नाम लिया था हमने इसका। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। हाइड्रोजन के वैलेंस में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं जस्ट आपको भी करके दिखा रही हूँ, ये डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ पर भी डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, है ना। यहाँ पर देखते देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, तो जो बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही एटम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, है ना। सो यहाँ पर देख सकते हो काउंट करके कार्बन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन स्टेबल हो गया कोवेलेंट बॉन्ड बना करके, है ना। सो इस तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन बहुत इजीली कर लेता है। ऑल दीज कंपाउंड्स आर स्टडीड अंडर दिस सेपरेट ब्रांच नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरीके के जो कंपाउंड कार्बन बनाता है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, ओके। अब बात आती है जो मेन हमारा हीरो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, विच इज कार्बन, ठीक है। तो कुछ कार्बन के टेट्रा कोवेलेंसी के बारे में, टेट्रावेलेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों होता है, ठीक है। आप सभी ने 9th-10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो कार्बन एटम होता है ये बेसिकली जो ग्रुप 14 है उसमें बिलोंग करता है, ठीक है ना। सो ग्रुप, जो आपका पीरियोडिक टेबल है, ग्रुप 14 का फर्स्ट मेंबर है, ये सबसे ऊपर आता है, ठीक है। इसको अगर हम सिंबल देखें तो C से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है? 6 हो गया। एटॉमिक मास कितना हो गया? मास नंबर 12 हो गया, ठीक है। जितना आपको पता है एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक न्यूट्रल एटम के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, प्रोटॉन 6 हो गए, न्यूट्रॉन भी 6 हो गए। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, कार्बन 6 और 12। हालांकि कार्बन के और भी आइसोटॉप्स होते हैं, वी हैव कार्बन 13, वी हैव कार्बन 14, लेकिन उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है भाई।
न्यूक्लियस के अंदर आपको भली भांति पता है क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। सो यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स हो गए, 6 न्यूट्रॉन्स हो गए, और जिन प्रोटॉन्स की वजह से क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर आ गया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, आपको पता है नंबर 1 जो n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू होती है, पहला शेल, है ना, के नाम दिया जाता है इसको, के शेल। तो के शेल के अंदर आपको पता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये आती है 2 एंड 4। 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में चले गए, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, दूसरे शेल में चले गए। तो ये आपका दूसरा शेल आ गया, n इज इक्वल टू 2, नाम क्या हो गया, एल शेल, है ना। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एल जो शेल है 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके अंदर। अच्छा, आपको ये पता होगा ना कि शेल के अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करते हैं, फॉर्मूला होता है विच इज 2n²। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 होगा तो ये बन जाएगा 2, मतलब n इज इक्वल टू 1, kth शेल जो होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर n की वैल्यू आप 2 पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि दूसरे शेल की बात करो, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो n इज इक्वल टू 2 LH शेल है, इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, चलो निकाल के देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2n²। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 2n²। n की वैल्यू कितनी रख दें, 2 रख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मतलब कि इस शेल के अंदर, ये जो हमारा शेल है, इस शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। है कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, मतलब कि स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो स्टेबिलिटी के लिए कितना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए मुझे चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन वैलेंस शेल, मतलब मुझे वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 शेल चाहिए। हाउ मेनी डू आई हैव, कार्बन एटम है, सॉरी। सो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन एटम। ओके, सो इट हैज 2 ऑप्शंस, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले, या ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले किसी से। ठीक है, दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जेटिकली वो फिजिबल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो अगेन क्या कर देती है, इसको अनस्टेबल कर देगी एटम को। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये थोड़ी समझदारी दिखाता है और कहता है कि भाई कोई बात नहीं, ना मैं गेन कर सकता इलेक्ट्रॉन, ना मैं लूज कर सकता हूँ, तो मैं शेयर कर लूंगा। सो इट बिलीव्स इन शेयरिंग। ठीक है, तो म्यूचुअली क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। अब कैसे शेयर करता है, चलिए ये देखते हैं। चलो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि कैसे शेयर करता है। मान लो ये कार्बन एटम हमने ड्रॉ किया, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, कार्बन के वैलेंस में है भैया 4 इलेक्ट्रॉन्स, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी मान लो इसको साथ में कोई हाइड्रोजन पड़ा है, उस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी है। ठीक है, हाइड्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक्स से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के भी वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के वैलेंस में भी 1 इलेक्ट्रॉन है भैया। ठीक है, हाइड्रोजन ने शेयर कर लिया, 2 हो गए, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन का तो काम हो गया भाई। ठीक है, अभी कार्बन क्या कर रहा है, देखो ये क्या किया इसने, इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद के साथ शेयर कर लिया न्यूट्रल एटम के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, प्रोटॉन 6 हो गए, न्यूट्रॉन भी 6 हो गए। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, कार्बन 6 और 12। हालांकि कार्बन के और भी आइसोटॉप्स होते हैं, वी हैव कार्बन 13, वी हैव कार्बन 14, लेकिन उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका हो गया न्यूक्लियस। ठीक है भाई, न्यूक्लियस के अंदर आपको भली भांति पता है क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। सो यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स हो गए, 6 न्यूट्रॉन्स हो गए, और जिन प्रोटॉन्स की वजह से क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर आ गया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, आपको पता है नंबर 1 जो n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू होती है, पहला शेल, है ना, के नाम दिया जाता है इसको, के शेल। तो के शेल के अंदर आपको पता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये आती है 2 एंड 4। 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में चले गए, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, दूसरे शेल में चले गए। तो ये आपका दूसरा शेल आ गया, n इज इक्वल टू 2, नाम क्या हो गया, एल शेल,
है ना। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एल जो शेल है 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके अंदर। अच्छा, आपको ये पता होगा ना कि शेल के अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करते हैं, फॉर्मूला होता है विच इज 2n²। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 होगा तो ये बन जाएगा 2, मतलब n इज इक्वल टू 1। kth शेल जो होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर n की वैल्यू आप 2 पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि दूसरे शेल की बात करो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो n इज इक्वल टू 2 LH शेल है, इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, चलो निकाल के देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2n²। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 2n²। n की वैल्यू कितनी रख दें, 2 रख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मतलब कि इस शेल के अंदर, ये जो हमारा शेल है, इस शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। है कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, मतलब कि स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, गिव मी अ मिनट, मैं जरा इसको क्लीन कर लूं स्क्रीन को। सारी इंक क्लीन कर देते हैं एक बार। ठीक है, सो स्टेबिलिटी के लिए कितना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए मुझे चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन वैलेंस शेल, मतलब मुझे वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 शेल चाहिए। हाउ मेनी डू आई हैव, कार्बन एटम है, सॉरी। सो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स in valence shell of carbon atom. Okay, so it has two options. या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले, या ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले किसी से। ठीक है, दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें इस टाइप की, सो उस केस में क्या हो जाता है कि अगर ये लूज भी करे या गेन भी करे, एनर्जेटिकली वो फिजिबल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो अगेन क्या कर देती है, इसको अनस्टेबल कर देगी एटम को। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये थोड़ी समझदारी दिखाता है और कहता है कि भाई कोई बात नहीं, ना मैं गेन कर सकता इलेक्ट्रॉन, ना मैं लूज कर सकता हूँ, तो मैं शेयर कर लूंगा। सो इट बिलीव्स इन शेयरिंग। ठीक है, तो म्यूचुअली क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। अब कैसे शेयर करता है, चलिए ये देखते हैं। चलो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि कैसे शेयर करता है। मान लो ये कार्बन एटम हमने ड्रॉ किया, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, कार्बन के वैलेंस में है भैया 4 इलेक्ट्रॉन्स। हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी मान लो इसको साथ में कोई हाइड्रोजन पड़ा है, उस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी है। ठीक है, हाइड्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक्स से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के भी वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के वैलेंस में भी 1 इलेक्ट्रॉन है भैया। ठीक है, हाइड्रोजन ने शेयर कर लिया, 2 हो गए, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन का तो काम हो गया भाई। ठीक है, अभी कार्बन क्या कर रहा है, देखो ये क्या किया इसने, इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद के साथ शेयर कर लिया, और इस तरीके से जो कार्बन है, हाँ, तो 4 हाइड्रोजन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, और इस तरीके से 4 बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी, टेट्रा मीन्स होता है 4। ठीक है, अगर मैं बात करूं, टेट्रा मीन्स होता है 4, इसका मतलब वैलेंसी होता है, कोवैलेंसी का मतलब होता है बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो 4 अदर एटम्स के साथ ये बाइंड हो सकता है, मतलब 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख रहे हो कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, 4 कोवलेंट बॉन्ड इसने बना दिए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, सो इस तरीके का होता है कार्बन का नेचर, वैलेंसी। ओके, टेट्रावेलेंट होता है क्यों, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। ठीक है, और 4 कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये तो था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, कार्बन अपने ही जैसे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, जिसमें एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है अपने खुद के। ठीक है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, जिसमें एक कार्बन एटम जो है अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरे कार्बन एटम के साथ। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में,
सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इस कार्बन का है और एक इस कार्बन का है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन आटम के, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड आपका होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड जो होगा इसको हम बोलते हैं बेटा पाई बॉन्ड, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पी ऑर्बिटल के, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बॉन्ड जो होगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा और जो बाकी ये जो एक बॉन्ड है ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और ये जो 2 बॉन्ड बच गए ऊपर नीचे के ये हमारे हैं पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। एक कार्बन एटम जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी ना। जब भी हम केमिस्ट्री में कंपाउंड्स की बात करते हैं, किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उसके स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री क्या है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर जो कार्बन है वो एक ऐसे लगा लो कि एक टेट्राहेड्रन है और उसके कॉर्नर्स जो हैं, ठीक है, एक टेट्राहेड्रन उसके 4 कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। सो उसके जो ये 4 कॉर्नर्स हैं इन पे कार्बन एटम से जुड़े हुए जो 4 एटम है वो प्रेजेंट होंगे और सेंटर में होगा कार्बन एटम, ठीक है। सो बिल्कुल इस तरीके से कुछ कंपाउंड होता है। मतलब मान लो अगर हम बात करें मीथेन की, जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है। ये सेंटर पे आपका कार्बन एटम हो जाएगा और यहाँ पे जो ये कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स के ऊपर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। ये जस्ट लाइक एक टेट्राहेड्रन की तरह हो गया, ठीक है। नॉर्मली अगर हमें शो करना हो तो हम इसको ऐसे शो करते हैं, इस तरीके से। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई मीथेन की, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है उसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाती है। और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें हम कंसीडर करते हैं कि s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो गई और 4 नए ऑर्बिटल बन गए जो बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल है, ठीक है, एनर्जी वाइज भी। सो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके अंदर ये बनता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये हम बाद में लेटर काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ ऐसे होंगे। अब ये जो 2 कॉन्जिक्यूटिव बॉन्ड होते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, और जो ये वाला बॉन्ड हो गया, इनके बीच में जो एंगल होता है वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट का होता है, ठीक है। सेम ये वाला एंगल भी होगा, वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, ठीक है। ये वाला एंगल, ये एंगल भी सेम रहता है, ठीक है। तो मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जो कॉन्जिक्यूटिव बॉन्ड्स है उनका जो एंगल है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, शेप्स ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे सिंपल कौन सा होता है अपना, मीथेन है, इथेन है, देन इथीन है, ठीक है, और इथाइन है, ओके। तो इनकी हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इनका हम थोड़ा शेप पढ़ेंगे, इनकी शेप क्या है। सबसे पहला जो हमारा है वो मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, CH4 है, और आपको पता है कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सिंबलाइज कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये दिखा दिया हमने, हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, ठीक है। सो एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। यस, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट। चलो, सो अगर मैं आपको दिखाऊं कि कार्बन एटम जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होगी, 2 and 4, ठीक है। फिल कर दूं, अगर केमिस्ट्री की भाषा में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो 1s2, पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s2, दूसरे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एंड 2p2, मतलब दूसरे शेल के p ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। सो हमको ये इसकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि बॉन्डिंग में वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। सो ये वाला कंसीडर करते हैं, ये 2s ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, और ये 2p ऑर्बिटल हो गया, ओके। p ऑर्बिटल के आपको पता है 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं,
ओके सो यहाँ पर s ऑर्बिटल के अंदर अगर हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, स्पिन हमेशा ऑपोजिट रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की, आपने 4th चैप्टर में भी पढ़ा है। एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उनकी स्पिन एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है। सो ऑपोजिट स्पिन हमने लगा दी, देन एक इसमें फिल होगा, एक नेक्स्ट ऑर्बिटल में फिल होगा। आपको ये पता ही है कि जब तक सिंगल सिंगल सभी पार्ट्स में फिल नहीं हो जाते हैं पी ऑर्बिटल के, तब तक पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो सब ऑर्बिटल के अंदर पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से हमारी कुछ क्या आ गई, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट आ गई कार्बन एटम के अंदर। ओके अब अगर आप ये देखो कि बॉन्डिंग के अंदर, क्योंकि ये तो अनपेयर्ड है तो बॉन्डिंग के अंदर ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ओके बट रिक्वायरमेंट कितनी है, 4 है। 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तभी तो कार्बन एटम स्टेबल होगा, है ना। सो क्या होता है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा हेल्प करती है। क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, ये जो 2 ऑर्बिटल है इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी और इंटरमिक्सिंग के बाद sp3 ऑर्बिटल बनेगा। क्या बनेगा, sp3 ऑर्बिटल, जिसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई है और इस तरीके से 4 बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, sp3 ऑर्बिटल बनने के बाद सभी ऑर्बिटल्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए हैं, sp3, ठीक है। तो सबकी एनर्जी भी सेम हो गई, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों इन ऑर्बिटल्स के अंदर फिल हो जाएगा और ये हमारे क्या बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये जो 4 ऑर्बिटल हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर इस बॉन्डिंग के अंदर, इस रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए जो टेट्राहेड्रन बना रहे हैं यहाँ पे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करेंगे, तो ये इस तरीके से कार्बन है, कार्बन के जो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन एटम हो गया आपका, ठीक है। ये यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए, ये बिल्कुल एक टेट्राहेड्रल की तरह ही अरेंज्ड हैं, ठीक है। क्या है, टेट्राहेड्रल की तरह ही अरेंज, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। आपको पता है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, इस ऑर्बिटल के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, और इसी तरीके से दोनों के पास 1-1 है। और ये क्या कर लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे, और ये हमारा तैयार हो गया बनके एक मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी होना क्या है, बेसिकली जो sp3 ऑर्बिटल है कार्बन एटम का, वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हुआ है, ठीक है। तो रिजल्टिंग जो मॉलिक्यूल होगा उसमें ये क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। और ये सेम है इसमें, ठीक है। और ये सिमेट्री कैसी है, सिग्मा सिमेट्री, मतलब यहाँ पे क्या गया, सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सो मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर 4 CH बॉन्ड्स हैं, कितने बॉन्ड्स हैं, 4 CH बॉन्ड है। इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं CH टाइप के, ठीक है। सो ये कुछ स्ट्रक्चर था आपका, इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी, हर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है भैया, इंक का कलर अलग ले लेते हैं आपकी बार, ठीक है। हर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर ऑर्बिटल के अंदर भैया 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए, सिमिलरली इसी कार्बन के पास भी 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा हर sp3 ऑर्बिटल के अंदर, हो गया भाई। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिन हमने ऐसे दिखा दी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है वो इस sp3 ऑर्बिटल के साथ जाएगा, ये हाइड्रोजन इस sp3 के साथ और ये वाला इस sp3 के साथ, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्डिंग होगी, कार्बन कार्बन के बीच में जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनकी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, और उससे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये वाला जो ऑर्बिटल है इस कार्बन के इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ फिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इस एरिया के अंदर घूमते रहेंगे, तो ये CH बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अगर इस मॉलिक्यूल में बात करें तो 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, 6 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये पाई बॉन्ड नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो CC सिग्मा बॉन्ड एक ही है, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड है CC टाइप, ओके। इस तरीके की ज्योमेट्री होती है इथेन की,
नेक्स्ट हमारा आता है इथीन। नाउ इथीन का अगर हम फॉर्मूला देखें, इथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आपको समझाऊं तो एक कार्बन एटम ने दूसरे कार्बन एटम के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। ठीक है, देन हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो ये हाइड्रोजन आ गया आपका। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आ गया, ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हीलियम लाइक हो गया ये, और ये आ गया हमारा कार्बन इस तरीके से। ठीक है, और ये हो गया हमारा ये वाला कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया देख लो, इस कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो गए। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने 2 बॉन्ड बन गए, डबल बॉन्ड। ठीक है, सो कैसे बना ये डबल बॉन्ड, ये हम देख लेते हैं एक बार। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पे बन रहा है, तो वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, एक s ऑर्बिटल, ठीक है, और 2 p ऑर्बिटल्स। ठीक है, s ऑर्बिटल 1 और p ऑर्बिटल 2। ठीक है, ये दोनों दोनों की हाइब्रिडाइजेशन होती है, इंटरमिक्सिंग होती है, और 3 ऑर्बिटल बनते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसका नाम है sp2। नाम सजेस्ट करे, 2 p ऑर्बिटल थे, एक s ऑर्बिटल था। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए हैं। ये हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये भी हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, अब सवाल आता है कि 2 p ऑर्बिटल ही क्यों बने, एक कहाँ गया? सो एक जो p ऑर्बिटल होता है उसने बॉन्डिंग में उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ ये जो p ऑर्बिटल है पूरा का पूरा, ये वाला p ऑर्बिटल, ये क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरा कार्बन एटम होगा उसमें भी सेम कहानी है। ठीक है, उसमें भी क्या है? सेम कहानी है, sp2 ऑर्बिटल होगा। ठीक है, 3 sp2 ऑर्बिटल हो गए, 1 2 और 3, और एक जो p ऑर्बिटल है वो क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ठीक है, सो यहाँ पर बॉन्डिंग कैसे हुई? ये जो sp2 ऑर्बिटल था इसने क्या किया? इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर ली और हाइड्रोजन के साथ CH बॉन्ड बना दिया। सिमिलरली इस ऑर्बिटल ने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया ओवरलैपिंग से। कार्बन, इस कार्बन एटम का ये sp2 ऑर्बिटल और इस कार्बन का ये sp2 ऑर्बिटल, दोनों ने ओवरलैप कर लिया। ठीक है, और क्या बना दिया? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम कहानी थी। ठीक है, अब बात आती है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल था इसके साथ क्या हुआ। सो बेसिकली क्या होता है, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये दूसरे कार्बन एटम के साथ जिसने बॉन्ड बनाया है उसके साथ क्या करेगा? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये इस पूरे जो अरेंजमेंट है इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में कैसा एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, दोनों कैसे खड़े हैं? ये अगर मैं बात करूं दोनों कार्बन एटम्स है तो ये जो p ऑर्बिटल है ये इस तरीके से है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इनकी साइड वे ओवरलैपिंग होती है, p ऑर्बिटल्स की साइड वे ओवरलैपिंग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ओवरलैपिंग। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि साइड वे ओवरलैपिंग ही होती है। इस साइड वे ओवरलैपिंग की वजह से ये क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही इस मॉलिक्यूल को हम रोटेट करेंगे, मान लो इसको मैंने ऐसे पकड़ के रोटेट कर दिया, इसको मैंने इस साइड रोटेट कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा? जैसे मैं इसको पकड़ के घुमाऊंगी तो क्या होगा? ये ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी। ओके, सो पाई बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्योंकि साइड भी ओवरलैपिंग से बना है। तो ये कहानी थी, एक मिनट थोड़ा क्लीन कर देती हूँ मैं। ये कहानी थी हमारे इथीन की, जिसमें क्या होता है? एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन गए यहाँ पे, एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ठीक है, और एक जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड क्यों बनता है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की साइड वे ओवरलैपिंग की वजह से, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की साइड वे ओवरलैपिंग से। ठीक है, सो ये अरेंजमेंट था।
देन इथाइन, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। इथाइन का अरेंजमेंट और देख लेते हैं। इथाइन की जब हम बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब कार्बन, एक कार्बन एटम अपने 3 एटम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो ये तो हो गया भाई हाइड्रोजन का शेयर, ठीक है, और ये हो गया कार्बन एटम का शेयर, ठीक है, ये इंक्लूडेड है इसमें, ओके। सो आप देख सकते हो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हर कार्बन स्टेबल है, ये वाला भी स्टेबल हो गया और ये वाला भी स्टेबल हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन जब है तो एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर हम बता दें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। अब यहाँ पे आप समझ जाओ कि सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होगा, है ना, और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसका मतलब यहाँ पे अगर 2 पाई बॉन्ड है तो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं बेसिकली क्या हुआ। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp का मतलब एक s ऑर्बिटल, ठीक है, और एक p ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व है, बस ये दोनों ही ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। p के जो py pz रह गए, ठीक है, वो उसमें, या py और px जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। pz जो ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग के साथ, यहाँ पे देख लो आप, pz जो है वो क्या कर रहा है, सॉरी px, यहाँ पर क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, जिसमें एक s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, ठीक है। p के आपके पास px ऑर्बिटल होता है, py ऑर्बिटल होता है और pz ऑर्बिटल होता है, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। सो px ऑर्बिटल जो है यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, और py और pz जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए। कैसे रह गए, अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए, जो क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है ना। कैसे देखेंगे अभी देख लेते हैं हम लोग इस पिक्चर के अंदर। तो यहाँ पर ये कार्बन एटम है, ठीक है, आपका ये वाला आपका कार्बन एटम है, दोनों कार्बन एटम हो गए। 2 sp, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना sp, तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, और दूसरा वाला जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। सेम इस कार्बन का जो एक sp ऑर्बिटल है वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और दूसरा sp ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। फिर इसके पास क्या रह गए, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कौन से, py एंड pz। कैसे हैं ये, अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिनका एनर्जी लेवल सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। सो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। ये अनहाइब्रिडाइज्ड क्या करते हैं, साइड वे ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। साइड वे ओवरलैपिंग जैसे ही इन्होंने कर ली तो क्या बना दिया इन्होंने, पाई बॉन्ड बना दिया, विच इज वीक, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। कैन नॉट बियर रोटेशन, कैन नॉट बियर रोटेशन, बेयर नहीं कर सकता रोटेशन को। जैसे आप मॉलिक्यूल को रोटेट कर दोगे, एक को स्टेशनरी रखो, दूसरे को कार्बन को रोटेट कर दो, तो जैसे ही आप रोटेट करोगे ये ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि साइड वे ओवरलैपिंग ही थी। जैसे ही ओवरलैपिंग खत्म होगी तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। सो जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपके पास क्या है, 2 बॉल्स हो गई, ठीक है, ऑलराइट, और आपने क्या किया, इस बॉल के ऊपर एक डंडी लगा ली, इस बॉल को के अंदर से एक डंडी पास कर दी, ठीक है। आप ये सोचो यहाँ पे और यहाँ पे धागे से इनको बांध दो, यहाँ पे धागे से इनको बांध दो, ठीक है, और यहाँ पे एक और डंडी लगा दो दोनों बॉल्स के बीच में। तो अगर आप नॉर्मली देखोगे तो अगर सिर्फ ये वाली डंडी होती तो बॉल्स आसानी से रोटेट कर सकती थी, है ना। आप क्या करो, इस बॉल को पकड़ लो, ये वाली जो बॉल है इसको पकड़ लो, ये जो बॉल है इसको पकड़ लो, ठीक है, और इस बॉल को आप रोटेट कर दो, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे, जैसे आप इसको रोटेट करोगे ना तो ये धागा जो, ये स्ट्रिंग जो है टूट जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके की ये पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो py ऑर्बिटल्स हैं, ये जो रेड कलर का है py ऑर्बिटल है, तो ये रेड कलर वाला अगेन क्या है, py ऑर्बिटल है, दोनों की ओवरलैपिंग हुई, p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई और क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। पाई py मतलब py ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। सिमिलरली ये ग्रीन वाला जो है ये आपका p ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल, तो ये ग्रीन वाले की ओवरलैपिंग हो गई साइडवे से और क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। तो 2 पाई बॉन्ड हो गए यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट हो गई है, इस तरीके की, ठीक है। सो 2 कार्बन कार्बन जो है पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड्स हो गए इस मॉलिक्यूल के अंदर। एक सिग्मा बॉन्ड है विच इज ऑफ कार्बन कार्बन टाइप,
ठीक है। और 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं कार्बन H टाइप, CH टाइप। ओके, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गई यहाँ पे, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। चलिए एक और चीज आपको बताती हूँ मैं, आप नोट डाउन कर लो ये मिनट। ठीक है, सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि बेसिकली जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें जो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है या इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 रहेगी। ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड कितना होगा, पाई होगा। और उस केस में इन दोनों ही डबली बॉन्डेड कार्बन जो है उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, एक s और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर और नीचे ये पाई बॉन्ड्स होंगे तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, प्लस ये जो दोनों ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स होंगे उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बेसिक बातें थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड।